नहीं थी तो माँ को भी यही था कि 5 ज्वाइनिंग हो जाए तो कुछ बड़ा हो जाए। तो साथियों इसी तरीके से इस बिज़नेस की शुरुआत हुई है। माँ ने कहा है कि सिस्टम में ज्वाइन हो जाओ और मैंने सिर्फ़ मान रखने के लिए, ना बोलते-बोलते इतना थक चुकी थी कि थक के मारे सिर्फ़ ये हुआ कि अब ज्वाइन करा के ही पीछा छूटेगा, इससे पहले पीछा छूटने वाला नहीं है। तो मैंने बस थक हार के बोला कि ठीक है मैं लगा देती हूँ आईडी। तो साथियों देखो जब मैं खुद की माँ के लिए 4 महीने लटका सकती हूँ, मना कर सकती हूँ, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, इस दुनिया में लाई, इस दुनिया को है ना दिखाया, मैं उन्हीं के लिए मना कर सकती हूँ। तो लोग हमें 2-4 लोग मना करते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से के साथियों मेरी जॉइनिंग लगी है 2020 से मैंने ये काम करना शुरू किया और इस बिज़नेस को सीरियस तब लिया साथियों जब संपूर्ण लॉकडाउन लगा। तब पता चला कि जीवन में कुछ ऐसा काम भी अपने पास ज़रूर होना चाहिए, जहाँ पे हमारी जब सारी इनकमें बंद हो, तो कुछ ऐसा साधन ज़रूर होना चाहिए, जहाँ से पैसा आए। तो इस तरीके से इस काम को करना शुरू किया। नहीं था पता साथियों कि मैं इस बिज़नेस में कुछ बड़ा सोच भी सकती हूँ। क्योंकि इस बिज़नेस का क्या मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कोई काम भी होता है। मैंने आरसीएम नाम भी पहली बार सुना था। मैंने डायरेक्ट सेलिंग तो रही दूर की बात, मैंने आरसीएम भी नहीं सुना था। तो इस तरीके से तब जॉइनिंग लगाई और इसमें काम करना शुरू किया और धीरे-धीरे जब काम करना शुरू किया तो बिलीव तो रत्ती भर भी नहीं था इस सिस्टम के प्रति, 1% भी नहीं। आज तक मुझे अपने बराबर नेगेटिव व्यक्ति इस सिस्टम में कोई नहीं मिला। आज लगभग 15,000 लोगों की टीम होगी, लेकिन एक भी मुझसे बड़ा नेगेटिव व्यक्ति नहीं मिला साथियों, इतनी नेगेटिव मैं इस सिस्टम को लेकर थी और मुझसे ज़्यादा अनाड़ी भी कोई नहीं मिला होगा, जो ऐसे दो टूक जवाब दे देते हैं। मेरे को कोई मिला ही नहीं आज तक अपने से ज़्यादा जिद्दी आदमी। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इस बिज़नेस को क्यों करें? साथियों मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, अभी ऑन ड्यूटी हैं, सूबेदार के पद पे हैं। मेरे पापा सूबेदार मेजर रिटायर हैं। मेरे ससुर जी ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर हैं। मेरे 2 भाई हैं, एक बंगाल इंजीनियरिंग में एई के पद पे है, एक गढ़वाल राइफल में है। पूरा बैकग्राउंड ही आर्मी का है। और हम लोग कैंटीन से ही सामान लाते थे और मुझे ऐसा लगता था कि कैंटीन का सामान लाके हम यहाँ का सामान क्यों लाएँ? क्या मिलेगा यहाँ का सामान लाके? और कई बार जब अपने आस-पास में जो माहौल रहता है साथियों, तो वहाँ पे भी हमें वही लोग मिलते हैं जैसा हम खुद हमारा स्टेटस होता है क्योंकि सारे रिश्तेदार भी आर्मी वाले, दोस्तों के हस्बैंड भी आर्मी वाले। जब भी मैं किसी को ये प्लान बताती, सब मेरा मज़ाक उड़ाते थे। सब कहते थे कि तेरा तो दिमाग खराब हो गया, किसने तेरा दिमाग खराब कर दिया? कैंटीन को छोड़कर कहाँ तू ये फालतू जो जिसकी कोई ब्रांड ही नहीं है, ऐसे सामान ला रही है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तेरे को हो क्या गया है? मेरे को सब पागल ही बोलना शुरू कर कर दिया था कि इसका तो दिमाग खराब हो गया है। और साथियों नहीं था मेरा भी इंटरेस्ट और मैं उतनी बार डिमोटिवेट हो जाती थी। मैं बोलती थी बेकार ही करना है, इतनी भी क्या कमी हो रखी है? इतनी भी कमी नहीं है जो मैं यहाँ पे इतनी लगी हूँ। लेकिन फिर से याद आता था कि नहीं यार ये काम तो करना चाहिए। जब जब शुरू कर दिया तो एक बार करके देखते हैं। तो 1-2 महीने फिर से लोगों को बताना शुरू किया, किसी ने भी हाँ नहीं बोला साथियों। किसी ने भी मैं लोगों को देखती हूँ, लोग इस सिस्टम में आते हैं, दूसरे महीने जॉइनिंग ला देते हैं। मुझे 2 महीने तक लगातार बोलने पर भी एक भी व्यक्ति ने हाँ नहीं बोला। हाँ, इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैंने सीखा नहीं। मैं एक भी ज़ूम मीटिंग में नहीं आई, मैंने इस बिज़नेस की एबीसीडी भी नहीं सीखी और सिर्फ़ लोगों को बताना शुरू किया। यहाँ से आप इतना ज़रूर सीख सकते हैं साथियों कि बिना बताए हमने, बिना सीखे लोगों को नहीं बताना है। तो इस तरीके से बड़ी मुश्किल से तो इस बिज़नेस को जॉइन किया और 1 महीने की राशन लाई, जैसे ही दूसरा महीना लगा साथियों और मैंने कहा शायद अब कभी नहीं लाना है, लास्ट हो गया। तो मुझे फ़ोन आता है मेरी अपलाइन के द्वारा कि आपने अपनी आईडी पे खरीदारी की है? तो मैंने बोला हाँ, हाँ, कर दी है। तो उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं बोला है मेठाणी भैया ने, लेकिन उसके बाद मेरी माँ का फ़ोन आता है कि तुमने आईडी पे खरीदारी कर ली है? मैंने कहा बिल्कुल खरीदारी कर ली है, कब की कर ली है? तो बोला दोबारा करनी थी, तो मैंने कहा मैंने 3 बार कर दी है क्योंकि मुझे पीछा छुड़ाना था। मुझे नहीं था पता कि यहाँ कोई दूसरा भी आईडी चेक करता है, क्योंकि सिस्टम भी पता नहीं था। तो मेरी मम्मी ने कहा कि कहाँ से सामान लिया है? मैंने कहा रिस्पना से लिया है। अरे बोला तुम्हारी आईडी पे तो सामान ही नहीं चढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा यार ये झूठ तो पकड़ा गया। तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? तो बोला तुम्हारी आईडी पे नहीं है, क्योंकि वो आईडी माँ नहीं देख रही थी, उनकी अपलाइन देख रही तो उनके द्वारा बुलवा रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, बोला कि कहाँ से सामान लिया था? मैंने कहा रिस्पना से सामान लिया था। तो बोला हाँ, फिर दोबारा बोलो उनको चढ़ाने के लिए। तो साथियों
दूसरे दिन जैसे ही सुबह उठी तो मैं जल्दी जल्दी रिस्पना गई, क्योंकि अपना झूठ पकड़ा जाता। और मैंने वहां से फटाफट फटाफट 1000-1200 का सामान लिया, आईडी पे चढ़े, बोला हाथ चढ़ गया है। तो बोला ठीक है। तो इस तरीके से साथियों बस पीछा छुड़ाना चाहती थी कि 1 महीने तक फिर कॉल आना बंद हो जाए इस काम को लेकर। लेकिन ऐसे ऐसे करके कम से कम 1-2 महीना हो गया, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया इस काम में, यही हुआ कि बस इतना ही काम करना है। लेकिन शायद मेरी खरीदारी करके और कुछ अपनी खरीदारी करके मैं अपनी माँ की सेकंड लेग में थी। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तब मेरी माँ का पावर लेग से जो बिजनेस आता था साथियों, वो 60-70 हजार का बिजनेस आता था वहां पे। और मेरी माँ ने मुझे अपनी दूसरी लेग पे लगाया, सिर्फ इसलिए शायद मैं देहरादून में बड़ा काम करूंगी। हर किसी की उम्मीद होती है ना कि हम अपनी सेकंड लेग में किसी ऐसे व्यक्ति को लगाएं कि जो हमारा बिजनेस खूब फैलाए। लेकिन मैं नेगेटिव नंबर 1। मेरे को इस सिस्टम के प्रति, मैं सिस्टम को जानती नहीं थी, लेकिन मुझे धंधा ही पसंद नहीं था जहाँ पे लोगों को जोड़ना, सामान लाना। क्योंकि मैं एमए बीएड थी, पूरे पढ़ा लिखा था, मैं सोचती थी मैं एक अच्छी टीचर बनूंगी, लोगों को पढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरा होम ट्यूशन भी चलता था, प्राइवेट में भी पढ़ाती थी। तो मुझे वो लाइफ बहुत अच्छी लगती थी। तो इस तरीके से माँ बिगनर बनी। तो बिगनर बनी तो वहां पे मेरी अपलाइनों का मुझे फोन आता है कि तुम्हें मेडल लेने आना है। तो मैंने कहा कहाँ मिल रहा होगा ये मेडल, वैसे भी कोरोना का दौर चल रहा है। तो मेठारी भैया का फोन आता है 2 दिन पहले। तो मैं बोलती हूँ नहीं, मेरे बच्चे के पैर में चोट लगी है, उसके घुटने पे दर्द हो रहा है। तो बोला कोई बात नहीं, स्कूटी में लाओ। मैंने कहा पाँव फोल्ड ही नहीं हो रहा। इतना झूठ, मतलब मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं कहीं जाऊं। फिर उसके बाद वशिष्ठ भैया का फोन आता है। तो भैया की बात इतनी अच्छी लगी, तब तक भैया मुझे मिले भी नहीं थे। तो भैया का फोन आया कि भूली वहां पे ना मेडल मिल रहा है, सम्मान है। तो मुझे मुझे लगा कि नहीं, जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो मैं जब वहां पे मेडल लेने गई, उससे पहले शायद भैया एक बार हमारे यहाँ आ गए थे, तो मैं उतना जान नहीं पाई थी, भैया को पहचान नहीं पाई थी। और मैंने तो सीधे भैया लोगों को यही कहा था कि भैया देखो, अपने को नहीं करना है ये काम। मैं ये सोचती थी कहाँ से मैं इन लोगों को ये बोल सकूं कि तुम जो काम कर रहे हैं ना, ये दुनिया में सबसे खराब काम है, और मैं प्रूफ देती हूँ। तो भैया लोगों ने वहां पे मुझे कुछ प्रोडक्ट दिखाए। तो मैं, मुझे आज भी याद है, मैंने कहा आप एक प्रोडक्ट लाके आए ना, हमारे घर में 10-10 प्रोडक्ट है, कौन सी ब्रांड का आपको चाहिए। हमारे घर में पेस्ट भी आपको ना 4-4 ब्रांड का मिलेगा। मैंने एक सामान भी नहीं देखा उनका। मैंने कहा वो बैग भी अंदर मत लाओ। और मुझे आज भी याद है, मैंने वशिष्ठ भैया को बोला था भैया देखो, चाय पीनी है तो पी लो, नाश्ता भी बनाना है तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन ये आरसीएम की फाइल खोलनी है ना, तो चुपचाप उठो और दरवाजा है वहां पे, बाहर जाओ। तो भैया ने बोला कोई बात नहीं लाटी, नहीं बताते हैं प्लान, तो तुम चाय बना दो, 1 कप चाय पिला दो। आज आता है कि आज तक मुझे किसी ने नहीं बोला ऐसा। तो सोचो ना साथियों, मेरे से ज्यादा नेगेटिव तो कोई नहीं होगा। मैंने कितनी हिम्मत की ऐसा बोलने की, मुझे ये काम करना ही नहीं है। तो मैंने अपनी माँ को फोन किया कि क्या किसी किसी को यहाँ भेज रही है, मुझे ये काम करना ही नहीं। तो बोला वो तुम्हारे माई के साइड के हैं, क्यों इतना वो कर रही है। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं एक सेमिनार में गई। देखो साथियों, सेमिनार में जाके ना बहुत बड़ा विजन खुलता है। हाँ, गई मैं भैया की बातों से थी, क्योंकि देखो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होता है ना जो हमें वेलकम कॉल करता है और उसकी बातें हमें अच्छी लगती है। इसीलिए कहते हैं कि नए लोगों को वेलकम कॉल जरूर करो। जब उनको वेलकम कॉल करते हैं ना, तो कोई ना कोई पसंद जरूर आता है कि काम जैसा भी हो ना, लोग अच्छे हैं। मुझे भी भैया की बात सुन के यही लगा, काम यहाँ चाहे जैसा भी हो, कि लेकिन लोग अच्छे हैं, है ना। इनके साथ बात करके, इनके साथ काम करके, सीख के हम कुछ जरूर कर सकते हैं। तो जब मैं वहां पे मेडल लेने गई, तो मैंने देखा वहां पे मेरे को बहुत इरिटेटिंग हो रही थी वहां पे सभी लोगों को देख के, क्योंकि वो अजीब किस्म के लग रहे थे, क्योंकि हम ऐसे माहौल में कभी रहे नहीं। आरक्षम वाले हाथ में फाइल, वो मेरे को बिल्कुल भी वो दृश्य बिल्कुल बढ़िया नहीं लग रहा था। और सबसे ज्यादा गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि 100 रुपया ले लिया, गेट पे 100 रुपया ले लिया था, इसलिए इतना गुस्सा आ रहा था मन के अंदर कि मेडल होगा इनका पता नहीं कितने का। उस समय मुझे पता भी था मेडल की कीमत कितनी होती, किसका मेडल, क्या मेडल, मैं क्यों आई यहाँ, मैं क्यों फंस। मैं आज भी वो दिन याद है, मैं अपने छोटे वाले बेटे को लेके गई थी। मैंने कहा बेकार, मैं इससे अच्छा तो मैं इसको घुसा देती अंदर, जैसे अपनी खोपड़ी घूमती है ना, तो इसका तो टिकट भी नहीं पड़ता। तो मैंने दे दिया वहां पे, क्योंकि इंसल्ट से बढ़िया। तो मैंने कहा चलो अंदर जा। मैं अंदर गई, मुझे 100 रुपया इतना अखर रहा था ना साथियों, कि मेरा 100 रुपया, मेरा 100 रुपया, क्यों, मेडल भी अपना नहीं था, विजन कुछ था नहीं, न किसी को मैं जानती थी, न किसी ने मुझे ऐसा इनवाइट किया था, मम्मी के मेडल के लिए इनवाइट किया था। मैं वहां पे गई साथियों, तो बहुत बहुत कम लोग थे,
बहुत कम लोग थे क्योंकि कोरोना उस समय अपनी चरम सीमा पे था, संपूर्ण लॉकडाउन था। लगभग लगभग उस प्रोग्राम में 30-40 से ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन उस प्रोग्राम को देने वत्सर आए थे। और साथियों पता है, जब तक अपना विजन क्लियर नहीं होता है तब तक कुछ भी समझ में नहीं आता। मुझे वत्सर की बातें कुछ भी समझ में नहीं आई, कुछ भी नहीं। मैंने कहा ये बोल क्या रहे, क्यों? दिमाग में एक ही बात थी कि मेरा 100 रुपया। और जब मुझे मैंने अपने आसपास देखा, मैं देख रही किसी के पैर में आरसीएम के सॉक्स, किसी के कपड़ों पे आरसीएम, किसी की पेन पे आरसीएम, किसी की डायरी पे आरसीएम, किसी के बैग पे आरसीएम। मैं वहां इतनी इरिटेट हो रही थी आरसीएम को देखे, सब जगह आरसीएम आरसीएम, क्या इनका काम ऐसा है? तो मेरे को वहां पे मेडल के लिए बुलाया जाता है, माँ का नाम लेके। तो मैं जाती हूँ, मुझे थोड़ा अजीब फील हो रहा था कि नाम किसी और का, मेडल लेने में जा रही हूँ। तो आगे पे गई मैं, आगे पे गई, मैंने देखा 4-5 लोग आसपास में खड़े, माला डाली। और मुझे ना उस मेडल, जैसे ही वो मेडल मेरे गले में गया ना, मुझे एक शांति सा महसूस हुआ। वो फूलों की माला गले में थी ना, एक सुकून टाइप का मिला कि इतने सारे लोग, मेरे गले में माला, ये मेडल, लेकिन अंदर ही अंदर हो रहा था ये मेरा नहीं है। और लेकिन अच्छी खुशी मिल रही थी कि कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग ताली बजा रहे हैं, मेरे गले में मेडल है। तो मैं उस मेडल को ऐसे हाथ में पकड़ के, और मुझे मेरा नाम परिचय पूछा, मुझे कुछ आया ही नहीं नाम परिचय। तो मैंने कहा मेरा नाम सुषमा बिष्ट है और मैं देहरादून में रहती हूँ, बस इतना बोल के इधर आ गई। क्योंकि मेरे को फिर मेरा माइंड ना दूसरी जगह चला गया था कि ये कैसा काम है, इन लोग माँ ने ऐसा क्या किया कि ये मेडल माँ को मिलना था और माँ को ऐसी तालियां मिलनी थी। मैंने माँ को तो बोला कि ये काम तो अनपढ़ लोग करते हैं, पढ़े लिखे नहीं करते हैं, यहाँ पे तो अच्छे अच्छे लोग हैं। क्योंकि वहां पे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी आए थे, कोई गवर्नमेंट जॉब बता, मतलब ऐसे लोग थे कि कुछ मेरे जैसे, कुछ मेरे से कमतर, कुछ मेरे से बेहतर। तो वहां पे मेरे को ऐसा लगा यार, काम तो जानना चाहिए एक बार इस काम के बारे में कि आखिर ये काम क्या है। तो मैं उस मेडल को लेके घर आई, मैंने वो मेडल साइड पे कर दिया, मेरे दिमाग से ना वो बात हट गई। जो उस समय आग लगी थी चिंगारी अंदर से, वो बुझ गई घर आते आते। तभी कहते हैं ना, जब सेमिनार से कोई घर जाता है तो उसको कॉल जरूर करो, यहाँ से ये शिक्षा मिलती है। ऐसा नहीं हमने किसी को सेमिनार में भेज दिया उसके बाद उसको कॉल ही ना करो। तो मेरे अंदर की ना वो आग बंद हो गई, मैंने वो मेडल वहीं पे टांका। साथियों चिंगारी तब लगी ना दिल के अंदर, जब मेरी माँ ने उस मेडल के लिए 4 बार कॉल किया। मेरा मेडल घर कब भेज रही है, मेरा मेडल घर कब भेज रही है। मैंने कहा इस मेडल में इतना है क्या आके, क्योंकि मेरे को भी जीवन में कभी मेडल मिला ही नहीं था। फॉर फर्स्ट क्लास ये सब कुछ थी, लेकिन मेरे को मेडल ट्रॉफी कभी मिली नहीं थी जीवन में। मैंने कहा इस मेडल में इतना क्या है, क्योंकि मेरे बच्चों के मेडल टके थे, एक जगह पे वो मेडल भी टका था। मैंने कहा इस मेडल में इतना क्या है। फिर 3-4 दिन होते, मेरा मेडल क्यों नहीं भेज रही है घर में। मैंने कहा ये मेडल 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 क्या, मेडल मेडल लगा रखा। मैंने कहा नीचे आ जा अपना मेडल लेने।" तो बोला नहीं मेरा मेडल देना, मेरी बहुत मेहनत का मेडल है वो। मैंने कहा इतनी भी मेहनत क्या की इसके लिए, खाना ही तो खाया होगा। तो वो अंदर से ना मतलब गुस्सा आ रहा था मुझे कि लेने में गई, 100 रुपया मेरा खर्चा हुआ, और बिजनेस नहीं था पता, सिर्फ ये था कि इसमें इतना क्या है। तो एक दिन मुझे गुस्सा आया और मैंने वो मेडल वो करके गाड़ी वालों के पास घर दे दिया। मैंने कहा ये है तुम्हारा मेडल। और मेरे अंदर ऐसे हुआ कि ऐसे मेडल ना 36 लाऊंगी एक दिन। मेडल क्या, इससे कई ट्रॉफियां लाऊंगी एक दिन, इतने मेडल होंगे ना गिनते गिनते थक जाएंगे। खाली अपने मन के अंदर बोला, बिजनेस कुछ नहीं आया समझ में। तो उसके बाद भैया का फोन आता है कि कैसा लगा प्रोग्राम। मैंने कहा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो बोला क्या अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा मेरे को कुछ समझ ही में नहीं आया। तो उसके बाद भैया मेरे घर पे आया, भैया ने क्योंकि मैंने पहले दिन तो कुछ बताने ही नहीं दिया, भैया दूसरे दिन हमारे घर पे आए। सिखाऊंगी नहीं आज, बस अपनी कहानी बताऊंगी। भैया मेरे घर पे आए तो मैंने बोला, पहले हमारे घर पे मैठाणी भैया आए थे, मेरे को बात उतनी जमी नहीं। दूसरे दिन भैया आए तो भैया ने लैपटॉप वगैरह खोला, भैया बातें करने लगे। मैंने कहा और कुछ हो ना हो इनके अंदर एजुकेशन बहुत है। भैया की एजुकेशन ना एकदम से दिमाग के अंदर क्लिक कर गई। मैंने कहा काम जब होगा तब होगा, इनके पास ना ज्ञान बहुत है और इस ज्ञान से हमारा बेनिफिट हो सकता है। तो बात की भैया के साथ, मैंने कहा नहीं इनके साथ सीखने में बेनिफिट तो जरूर होगा, मुझे सुननी चाहिए बात। तो भैया डेटाज वगैरह बताने लगे, मोदी जी इतना उतना। अब मैं मोदी जी वगैरह नहीं, बस यही था कि इन्होंने बहुत सारे शब्द ऐसे बोल दिए जो मैंने नहीं सुने हुए थे। इसका मतलब यहाँ बहुत ज्ञान है। पहले तो अपने ज्ञान पे बहुत घमंड था कि मेरे को सब आता है, मैंने कहा इन्होंने तो बहुत सारी ऐसी चीजें बोल दी जो मैंने कभी सुनी ही नहीं थी। तो मैंने कहा यहाँ से सीखना चाहिए। तो साथियों इस तरीके से सफर शुरुआत हुआ। फिर काम करने का डिसीजन लिया कि करना है काम।
और साथियों उसके बाद भैया के साथ कनेक्टिविटी होने लगी, कॉल वगैरह करने लगे, लोगों को पागलों के जैसे मैं प्लान बताने लगी साथियों। उसके बाद मेरे अंदर आरसीएम ऐसे गया ना, मैं पागल हो गई थी इस सिस्टम को लेकर, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। मुझे आरसीएम को देख के ऐसे हुआ ना, जीना मरना इस आरसीएम के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष कर लिया था अपनी एजुकेशन को लेकर साथियों। फोर फर्स्ट क्लास होके बीएड में सब कुछ अच्छी मार्क्स होके वेल एजुकेट होके भी सरकार के पास हमारे लिए नौकरी नहीं थी। हर बार रोना आता था जब कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी 3 नंबर से, कभी कुछ हमेशा फेल होते थे। बहुत रोना आता था, आंखों से आंसू आते थे कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी हमारे पास रोजगार नहीं है, हम आत्मनिर्भर नहीं है, क्या पाया इतना पढ़ के। लेकिन यहाँ मुझे ना एक किरण दिखाई दी, भैया के रूप में एक मेंटोर दिखाई दिए कि यहाँ से कुछ ना बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन बड़ा इतना बड़ा नहीं सोचा था, 5-7 हजार तक का, है ना। इतना बड़ा तो पता ही नहीं था, मुझे ये लगा कि यहाँ से हम उतना तो कर ही लेंगे जितना प्राइवेट स्कूल में या अदर जगहों से कमाते हैं। तो भैया से सीखना शुरू किया, धीरे 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 इस सिस्टम को समझना शुरू किया, और बस उसके अंदर आग लगी अंदर कि बस बताना है। और उसके बाद काम को तो सरल समझा, मैंने सोचा हर एक व्यक्ति इस सिस्टम में जुड़ेगा, हर एक व्यक्ति इस सिस्टम में काम करेगा, क्योंकि व्यवहार अच्छा था, लोगों से बातचीत अच्छी थी। मैंने कहा नहीं, मैं तो यहाँ ज्वाइनिंग की ढेर लगा दूंगी, होता है ना। नहीं नहीं, मैं ऐसी आग लगती है, नहीं नहीं, लोग तो हमारे साथ ज्वाइन होंगे, मेरा मामा, फूफू, दीदी, भतीजा। और मैं इतनी खुश हुई लोगों को बताने के लिए साथियों। लेकिन जैसे ही मैंने लोगों को बताया ना, किसी ने भी हाँ नहीं बोला, किसी ने भी, किसी एक व्यक्ति ने भी हाँ नहीं बोला इस सिस्टम को लेकर। क्योंकि मेरा बताने का तरीका ही वही था कि मेरे साथ जुड़ोगे, एक के पीछे एक जोड़ना है, दो के दो जोड़ने, कोई इस सिस्टम में मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं। फिर उसके बाद मैंने भैया को कॉल किया, भैया बाय बाय, आपका ये सिस्टम आपको मुबारक, मुझे नहीं करना है ये काम, ऐसे काम तो करने ही नहीं है, अपने इतने बुरे दिन नहीं है कि जो लोगों के पीछे हाथ धो के पड़े कि हमारे साथ जुड़ो। बिल्कुल, मतलब मैंने कहा मैं करूंगी नहीं इस काम को। उस समय कोरोना था साथियों, मैं लोगों को बोलती थी कि S5 खा लो, क्योंकि नॉलेज तो नहीं थी कुछ भी। S5 खा लो, आपको कोरोना नहीं होगा। लोगों ने बोला तू ये खा ले, तेरे को नहीं होगा, तू भी तो बचना चाहेगी। मेरे को इतना बुरा लगता था कि क्या हो रहा है ये ऐसा। मैं बोलती थी तेल खा लो ना, यहाँ का तेल अच्छा है, तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं। लोग बोलते तुम खा लो ना, हमें तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। क्यों सीख नहीं रखा था, डायरेक्ट बोलती थी, लोग डायरेक्ट मना करते थे। फिर बुरा लगता था, बुरा लगने के बाद होता था कि अब क्या करूं, कैसे मुंह दिखाऊं लोगों को। तो बहुत मैं भैया को उतनी बार बोलती थी, भैया आज के बाद तो ये काम करना ही नहीं है मुझे, ये लोगों को फंसाने का काम है, लोग बिल्कुल नहीं हो रहे। तो साथियों कभी कभी क्या होती है, मैं हताश हो गई थी, मैं घर गई, मुझे आज भी याद है, मार्च में मैं घर गई। और घर गई तो मैंने कहा अब तो मैं किसी को बताऊंगी नहीं ये काम। फिर भी अंदर तो आग थी ना। तो फिर मैं घर में गई, एक दिन ऐसे ही गांव में बैठी हुई थी, फिर मुझे अपनी एक दोस्त की याद आई, उसका नाम संगीता उनियाल है। तो मैंने कहा एक बार संगीता को भी बोल देती हूँ। तो अब मैंने संगीता, मैंने कहा अब तो मेहनत बेकार करनी किसी पे ज्यादा समझाने की, अब तो सीधे बोलना है। और ना बोलेगी तो बोलेगी, क्योंकि मेहनत में लोगों को अच्छा ढंग से मतलब लाइन पे लाती थी, फिर उनको बताती थी, सीख नहीं रखा था खाली लोगों के साथ, है ना। भैया बोलते हैं ना लोगों को, तुम ऐसा नहीं कि दोस्ती यारी कर रहे, लास्ट में बोल रहे मेरे साथ आश्रम करेगी, उसने मना किया और ब्लॉक कर दिया। वही मैं करती थी, पहले लोगों से 3-4 दिन अच्छा कनेक्शन बनाती थी, उसके बाद आश्रम का प्लान बताती थी, वो मना करता था, उसको छोड़ देती थी। तो मैंने संगीता उनियाल को बस ऐसे ही बताया कि इसमें जुड़ेगी। अब बोला बिल्कुल, क्या काम है, जब तुम कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती यार। तुम फोर फर्स्ट क्लास हो के कैंटीन के, उसको आरसीएम समझ में नहीं आया, उसने सोचा आर्मी से लेकर कुछ काम होगा, उसने भी समझा नहीं है। उसने बोला चाहे धंधा कुछ भी है, काम कुछ भी है, तुम कर रही हो ना, मुझे भी करना है। जब इतना पढ़ लिख के तू कर सकती है, तुम्हारे घर में सारा सही है, तुम कर सकती। मैंने कहा तुम्हें समझ में आया काम? अरे बोला हाँ हाँ मैं करूंगी। तो मैंने उसको बोला ठीक है, कल दुकान में जाना, सामान लाना। बोला ठीक है। मैंने कहा तू सच में जा रही है दुकान में? हाँ बोला बिल्कुल। मैंने कहा ये इतनी सस्ते में कैसे मान गई, कहीं ऐसा तो नहीं इसको कुछ गलत फहमी हुई। मैं उसको सारे रास्ते बोली, तुम्हें काम समझ में आ गया ना मैंने क्या बोला? अरे बोला समझ में आ गया कि राशन लानी है। तो मैंने कहा ठीक है जाओ। तो साथियों बहुत खुशी मिली, वो अपने साथ 4 लोगों को और ले गई। मैं फूले नहीं समाई, मैंने कहा अरे यहाँ तो जिंदगी का मेरा द्वार ही खुल गया, एक के साथ 4 और फ्री, मेरी 5 ज्वाइनिंग इकट्ठा। मैंने कहा अब तो क्या चाहिए, अब तो बस हो गया काम शुरू। तो साथियों कभी कभी क्या होता है, जब निराशा आती है ना, कोई एक भी हाँ बोलता है तो ऐसा लगता है कि हाँ अब काम हो सकता है। तो मैंने भैया को बोला भैया आप सही बोलते थे, टिके रहोगे, लोग मिलते हैं, हम चलते रहेंगे। तो भैया ने बोला हाँ लाटी ऐसा तो है, बोला टिके रहोगे तभी तो मिलेंगे, बोला। फिर संगीता उनियाल आई, काम चलता रहा।
उसके बाद साथियों कभी भी एक दिन के लिए ना डिमोटिवेट हुई और ना कभी पीछे मुड़कर देखा। भैया का बहुत बड़ा रोल रहा मेरी लाइफ में यहाँ तक पहुंचने का, क्योंकि भैया ने एक दिन भी डिमोटिवेट होने नहीं दिया। क्योंकि जो भी बातें होती थी ना सारी भैया से शेयर करती थी। और टीम भी इतनी अच्छी थी साथियों की, मिल बांट के इतने अच्छे तरीके से काम करते थे कि नेगेटिव होने का कभी चांस ही नहीं बनाया। इस तरीके से काम किया फिर फर्क नहीं पड़ता था मेरे सामने कौन है कौन बेटा है। जितना आता था उतना बताते थे। आज भी मुझे याद है मैं ओपनर पिन पे थी साथियों, मैं बाला वाला प्लान देने गई। आज भी वो वीडियो मेरे पास है पर मैं कहीं उसे सोशल मीडिया पे नहीं डालती हूँ। उसमें मैं उतना गलत बता रही हूँ लोगों को, इतना गलत बता रही हूँ, वैसे सिस्टम में है ही नहीं कुछ। फिर भी वहां से 8 ज्वाइनिंग आई थी। क्योंकि भैया बोलते थे अरे लोग तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखते हैं प्लान थोड़ी नहीं देखते। तो मैंने कहा कॉन्फिडेंस देखते हैं तो फिर बताते। इतना कॉन्फिडेंस के साथ वो प्लान बता रही थी मैं, पर लेकिन सारा झूठ, एक भी प्लान सही नहीं बता रही थी, आगे का पीछे पीछे का आगे। कभी ये मत सोचो साथियों कि हमें नहीं आता हम लोगों को क्या बताएं। देखो अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना, लोग हमारा कॉन्फिडेंस देखते हैं, बस इतना जरूर आना चाहिए कि इस सिस्टम में हमें काम क्या करना, अपना विजन क्लियर होना चाहिए। और आज भी जब मैं वो वीडियो देखती हूँ ना मुझे बहुत हंसी आती है। मैं बोलती हूँ 8 ज्वाइनिंग कैसे निकली है, मैं तो सारा गलत बोल रही हूँ। तब मैंने भैया को बोला, भैया ने बोला जब तुम बिना प्लान देखे आई मैं बिना प्लान देखे आया, कोई प्लान देके नहीं आता। आप सब आज इस मीटिंग में इतने लोग बैठे हैं ना, लगभग 372 लोग, मुझे पता है कोई प्लान देख के नहीं आया है ना। सब आए हैं मान रखने के लिए, एक दूसरे को है ना साथ कोऑपरेट करने के लिए। कोई नहीं आता शुरुआत में प्लान देख के। तो ऐसे मैं भी ऐसी आई, मेरे को कोई लेना देना नहीं था, मैंने कहा बस बताना शुरू कर लो। ऐसे ऐसे करके सफर शुरू हुआ साथियों। ऐसा नहीं है नेगेटिव नहीं होती थी अंदर से, लेकिन तब तक भैया कॉल कर देते थे फिर सारा है ना। भैया बोलते थे मैं हूं ना, चिंता करने की क्या बात है। जब इतना हो सकता है तो इससे ऊपर भी हो सकता है। वैसे वैसे तब धीरे धीरे डिजिटली काम करना शुरू किया। बिल्कुल इतना लो कॉन्फिडेंस था माइक पे बोलने का। अब मुझे आज भी याद है भैया ने बोला था कि सुषमा बहन अपना नाम परिचय कर लो। मुझे अपना नाम बोलने में ना मैंने 3 बार तो थूक ही घूटा था साथियों। और उतनी बार वीडियो ऑफ किया। मैंने सोचा शायद मुझे कैमरे से कोई अंदर खींच रहा है। मतलब घबराहट धक 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 छाती में इतनी धड़कन तेज होती थी ना सिर्फ अपना नाम बोलने में। वो दिखता नहीं है किसी और को, आप लोगों को भी होता होगा है ना। जब बोलना पड़ता है तो अजीब सी घबराहट होती है। आगे पीछे तो हम अपने बच्चों के साथ परिवार के साथ है ना खुल के बोलते हैं, लेकिन मंच का भाई इतना खतरनाक होता है। मैं बोलती थी मैंने बच्चों को स्कूल में पढ़ाया सब कुछ किया, यहाँ क्यों हो रहा है। और वो भी अपना नाम। मुझे मैं बोलती थी मेरा नाम, मतलब समझ में ही नहीं आता था मैं हूँ कौन, है ना। मेरा नाम सुषमा बिष्ट, बस उतने ही बोलने पे हवा पूरी ऐसी हो जाती थी। धीरे 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 इस सिस्टम में साथियों पैसा तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है ना। आज फर्क नहीं पड़ता अपने सामने कितने लोग हैं। भैया आज भी मुझे याद है भैया बोलते थे ना आज तुम अपना नाम परिचय बोलने के लिए डर रहे हैं, एक दिन लाठी तुम्हें लोग ना पैसे दे के सुनेंगे। मैं बोलती थी भैया कैसी बात कर रहे हैं, पैसे दे के सुनेंगे लोग हमको, लोग फ्री में नहीं सुन रहे, हाथ जोड़ जोड़ के नहीं सुन रहे, राशन उनके घर पे दे रहे तब नहीं सुन रहे, मैं उनको चाय पकौड़े खिला रही तब नहीं सुन रहे, फिर पैसे दे के क्यों सुनेंगे। पता ही नहीं था ऐसा। धीरे धीरे खुद के सेमिनार होने लगे ना, तो भैया ने उत्तरकाशी में बोला देख लाठी बोला था ना लोग पैसे देंगे तब सुनेंगे तुम्हें, है ना। आज उस चीज का आभास होता है क्योंकि अपलाइन के पास एक विजन होता है। भैया बहुत सारी चीजें ऐसे बोलते थे ना, उस समय इतना मजाक लगता था ना, लेकिन भैया बोलते थे सिर्फ ना मत बोलना क्योंकि ऊपर वाला सुनता है ना। ना मत बोलो, अंदर से तो बिल्कुल हाँ हाँ बोलती थी बार बार क्योंकि अपलाइन थे। लेकिन अंदर होता ना भैया बिना क्या झाल पे चढ़ा रहे, झूठ झूठ बोल रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। भैया ने बोला था देखना लाठी एक दिन ना अपने हस्बैंड से ना आधा इनकम, पूरी भी नहीं बोली थी। आज मुझे इतना जरूर होता है इस सिस्टम का, मैं धन्यवाद देती हूँ छाबड़ा जी का, पूरी टीम का, भैया के एजुकेशन का। आज मेरे हस्बैंड और मैं सेम इनकम लेते हैं, मेरे हस्बैंड की इनकम और मेरी इनकम सेम है। भैया ने बोला था तुम्हारी इनकम ना तुम्हारे हस्बैंड की इनकम के आधा पे होगी। मैं बोलती थी भैया आधा इनकम, आधा मतलब है ना 30-40 हजार, क्या भैया अभी कैसे सपने दिखा रहे हैं। ग्रुप सी के एग्जाम में पास नहीं हो पा रही मैं, जहाँ 20-25 हजार की इनकम मिलनी है, 50 हजार की इनकम राशन पानी से। मैं बोलती थी भैया ज्यादा नहीं, 5-6 हजार रुपए आ जाए ना तो मैं स्वर्ग चली जाऊं, उसके बाद तो मुझे जीवन में कुछ चाहिए ही नहीं। मैं बोलती थी 6-7 हजार आ जाए ना भैया उसके बाद तो कुछ चाहिए नहीं, कुछ चाहिए नहीं उसके बाद। क्योंकि सपना ही उतना था, सपना किसी ने देखना। मैं खुद आरसीएम में आके मुझे पता चला कि सपने कैसे देखते हैं। ड्रीम देखा ही नहीं था, समाज का इतना डर होता था कहीं कुछ बड़ा सोच लिया तो लोग क्या कहेंगे।
कभी कुछ बड़ा कर दिया तो लोग क्या बोलेंगे। यहाँ तक कि किताब पढ़ने के लिए भी लोगों के सामने शर्म महसूस होती थी, लोग कहेंगे अरे बड़े हो रखे किताब पढ़ने वाले, वो भी खुल के नहीं कर पाए। बहुत सारी बार हम चार लोगों के डर से ना अपने जीवन में बड़े बड़े फैसले नहीं ले पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और बाद में पता चलता है कि वो चार लोग तो थे ही नहीं कोई। जिन चार लोगों की वजह से हम अपनी जीवन में ना बहुत सारी चीजों का सेक्रीफाइस कर देते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मौके गंवा देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो चार लोग कोई नहीं थे, वो सिर्फ हमारा भ्रम था। जिन चार लोगों से हम कि हम अपने बच्चों को छोड़ेंगे चार लोग क्या बोलेंगे, हम ऐसा करेंगे तो चार लोग क्या बोलेंगे, बाद में पता चलता है वो चार लोग कोई थे ही नहीं, वो सिर्फ हमारे मन की कल्पना था और भ्रम था। तो इस तरीके के साथियों बहुत सारे लोग नेगेटिव भी बोलते थे, आंसू आते थे साथियों जब कोई आरसीएम के लिए खराब बोलता था। ऐसा रग रग में आरसीएम भर गया था कि मतलब आंसू आते थे। एक बार मेरी सास जी ने सिर्फ इतना बोला था घर में कि मैं ऐसी बैठी थी, मैंने कहा जब आप लोग राशन लाते हैं तो गोचर डिपो से ले आया करो। वहां पे डिपो था, उन लोगों को नहीं था उतना नॉलेज, तो उनको ये लगा कि डेली पेटियां बंद होती है तो उनका सामान बिकता नहीं है। कहते हैं ना जब तक नॉलेज नहीं है, तो बोला वो सामान कभी खोलता ही नहीं, उसका सामान कभी बिकता ही नहीं है। तो बोला, मैं किसी को घर में प्लान दे रही थी, मेरी सास ने बोला अरे वहां का एक्सपायर प्रोडक्ट, खाली बोला बिकता ही नहीं सामान। मेरे को सच में साथियों इतना आंसू आया था ना, मेरे को खुद समझ में नहीं आया कि मुझे रोना क्यों आ रहा है। मेरे को इतना बुरा लगा कि आरसीएम के प्रोडक्ट को एक्सपायर बोला ही क्यों, ऐसा क्यों बोला कि ये अच्छे प्रोडक्ट नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला क्या बल इतना बुरा मान रही है। मैंने कहा लग रहा है बुरा, क्या करे, लग रहा है, दिल पे चुभ गई बात। तो इस तरीके से साथियों सच में चैलेंज होते हैं, और मैंने देखा है बाहर का चैलेंज नहीं होता है, चैलेंज अंदर का होता है। मेरे हस्बैंड खुद इतना विरोध किया स्टार्टिंग में, शुरुआत में तो खूब सपोर्ट किया, अरे कर ले, दो चार लोगों को बताना ही है। जैसे ही मेरे अंदर आरसीएम घुसा, उनको ना वो बैरियर लगने लग गया, उनको लगने लगा कि ये तो आरसीएम आरसीएम करने लग गई। उन्होंने बोला तू तो पागल हो जाएगी सिस्टम के लिए, क्या हो गया तुझे, जब देखो बड़बड़ 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 करती रहती है फोन पे, जब देखो तुम्हारा फोन बिजी। मेरे को ऐसा लगता था ना, वो जब छुट्टी आए ना शुरुआती टाइम पे, उनको नहीं था पता कि मैंने कैंटीन का सामान लेना बंद कर दिया। साथियों आप बोलते ना नेगेटिव, उन्होंने आरसीएम का सामान खाना भी बंद किया। बोला हम खाएंगे नहीं, हम इस शैम्पू से नहाएंगे नहीं, हम ये चाय पत्ती यूज ही नहीं करेंगे। बोला अपना सामान सारा पकड़ और पोटली में बंद करके फेंक, बोला हमें नहीं खाना, क्योंकि उनको गुस्सा आया मुझे देख के। मैंने कहा अब तो पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि मैं ओपनर ईगल चले गई थी। मैंने कहा मैं लोगों को क्या बोलूंगी, मैंने क्यों छोड़ दिया इस सिस्टम। तो मैंने चुपचाप सामान बांधा साथियों, आज भी मैं उनको बोलती हूँ तुमने कैसे किया, सारा सामान बाहर फेंका। मैंने सारा सामान समेटा और सारा एक थैले में बांध के साथियों बाहर पे रखा जहाँ पे डस्टबिन रहता है, और थोड़ी देर में पीछे के रास्ते अंदर लाए। और उनके जाने तक मैंने नहीं किया किसी से ज्यादा बात। मैं हमेशा यही बोलती थी आप सब्जी लेने कब जाओगे, आप मार्केट कब जाओगे, ताकि ये बाहर निकले मैं लोगों को कॉल करूं, क्योंकि लोगों को नहीं बोल सकती थी ना घर में ही ऐसे चैलेंज आ रहे हैं। तो फिर मैं लोगों को कॉल करने लगी धीरे धीरे धीरे। मैं बोलती थी ये ड्यूटी कब जाएंगे, जैसे ही वो ड्यूटी गए साथियों फिर फ्रीडम होके आरसीएम किया, दिन रात आरसीएम किया। मैंने कहा अब मिली आजादी। और जैसे उन्होंने फिर दोबारा आना था, वो तीसरे महीने फिर दोबारा आ गए। तो मैंने बोला अब जाके अब कुछ ऐसा काम करना है कि इनको आरसीएम के प्रोडक्ट भी खाए और इनको दिक्कत भी ना हो। तो मैंने क्या किया साथियों, जितन मतलब वैसे ही आरसीएम के प्रोडक्ट लाई जो कैंटीन के सामान से मैच करते हैं। जैसे डव शैम्पू के अंदर आरसीएम का वही शैम्पू भरा जो उसी कलर का है। हर चीज हार्पिक के अंदर तक भी मैंने साथियों आरसीएम का अपना टॉयलेट क्लीनर भरा हुआ है ना, चाय पत्ती कॉफी मैंने सबके रेपर कैंटीन के रखे, और सामान सारा आरसीएम का भरा सभी डब्बों के अंदर। क्योंकि और गजब की बात यह है साथियों कि उनको न तो नहा नहा के पता चला कि वो अदर प्रोडक्ट है, न खा के पता चला वो अदर प्रोडक्ट है। तब मुझे पता चला कि आरसीएम के प्रोडक्ट से नहीं है दिक्कत, दिक्कत है ब्रांड से, है ना। उनको वो ब्रांड नहीं लगी ना वो चीज, इसलिए उन्होंने नेगेटिविटी सिस्टम के प्रति थी। तो उनको ये लगता था कि इसको पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया और कोई किसी ने इसे फंसा दिया। यहाँ तक कि मुझे बोलते थे ना, आज वो इस मीटिंग में भी मैं कई बार बोलती हूँ उनको, उन्होंने मुझे बोला अगर मुझे उस व्यक्ति का नाम पता चले ना जिसने तेरा माइंड वॉश कर रखा है इस सिस्टम को लेकर, मैं बोलती थी तुम्हारी सास जी तो है, उन्होंने ही दिया है। तो बोलते थे क्या बोलो सास जी आ जाती है बीच में। सच में अच्छा हुआ उस परमात्मा का मुझे बिजनेस किसी
एरे गेरे लोगों ने नहीं दिया। मैं बोलती थी बोलो ना अपनी सास जी को, बोलते थे सास जी बीच में आ जाती है ना, नहीं तो तुझे इस सिस्टम करने के लिए क्योंकि मेरी माँ एक अच्छी रेपो है, एक अच्छी लेडी है, काफी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रही है, तो बोलते थे सास जी गलत काम तो नहीं कर सकते। फिर वो शांत हो जाते थे, फिर बोलते थे कौन तेरे को इस सिस्टम के लिए इतना भड़का रहा है कि तू सब कुछ छोड़ के ये काम कर। मैं बोलती थी अपनी सास जी को बोलो ना, क्यों किया उन्होंने मुझे यहाँ ज्वाइन। फिर वो चुप रह जाते थे। कई बार होता है साथियों, जहां तक अभी बहुत सारे साथी बैठे रहे इस मीटिंग में, कई चैलेंज आते, चैलेंज ना अपने घर से सबसे ज्यादा आते हैं, घर से ज्यादा आते हैं, रिश्तेदारों से ज्यादा आते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। बाहर से लोग ना ही तो बोलते हैं, वहां से नहीं होती उतनी दिक्कतें जितनी अपनी घर से होती है। मुझे आज भी याद है साथियों, जब मेरा बच्चा 10th में था ना, 9th में, तो मेरे घर में सब खुश 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 बातें करते थे कि अब उसके बच्चों का भविष्य तबाह, अपना तो उसने कर दिया है। डर भी लगती थी साथियों, अंदर ही अंदर ऐसा लगता था क्या सच में मैं खराब काम कर रही होगी। अगर वशिष्ठ भैया नहीं होते थे ना, भैया बोलते थे लाठी देख विश्वास कर, एक दिन ना वही लोग तुम पे प्राउड करेंगे। मैं बोलती थी ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेरी माँ को हमारे रिश्तेदारों ने कॉल किया कि तुमने उसको ये काम दे के बिल्कुल सही नहीं किया, और तुम एक दिन बहुत पछताओगी। और मेरी माँ को रात भर नींद नहीं आई, मेरी माँ ने मुझे सुबह फोन किया कि सुषमा छोड़ देना इस काम को, मैंने दिया तो है छोड़ दे। मेरे को इतना रोना है, मैंने कहा आप बोल रही हो, जब मेरा नर्वी नर चले गई। बोला छोड़ देना, सच में तुमने ना अपने बच्चों, यहाँ तक रिश्तेदारों ने बोला कि वो अपने बच्चों को खाना नहीं बनाती है, दिन भर फोन पे बिजी रहती है। अब पढ़ाई लिखाई भी उसके बच्चों की चौपट होने वाली है, पढ़ते कब होंगे उसके बच्चे, दिन भर वो मीटिंग में रहती है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे ज्यादा डालते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है। खत्म, तुमने तो उसको ना ऐसा गलत काम करवा दिया माँ, अब वो कहीं लायक नहीं रहेगी। कितनी टैलेंट थी पढ़ने में, तूने उसका ट्यूशन छुड़वाया, उसका कोचिंग छुड़वाया, उसके बच्चों का हम माँ को भी ना खुद पे कन्फ्यूज हो गया। होता है ना साथियों, जब दो चार मंथराए, दो चार राय बहादुर मिलते हैं ना, सबका दिमाग खराब होता है। और मेरे को भी लगा कि हाँ यार, मेरी वजह से मेरी माँ को भी ऐसा सुनने को मिल रहा है। लेकिन मैंने अपनी माँ को बोला ना, एक दिन मुझ पे गर्व होगा, देखना मैं सही काम करूंगी। तो माँ ने बोला हाँ वो तो मुझे पता है, बोला सही काम करी। तो साथियों सबसे बड़ी बात यह ना, लोग बोलते हैं कि बच्चों का डिस्टर्ब होता है, बिल्कुल नहीं होता है, इसकी गवाह मैं हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे का 10th में 95% आया। अभी वो 12th में, जिस समय मेरा रॉयल्टी टेक्निकल हुआ ना, मेरा बच्चे का बोर्ड था। और जब मेरे बच्चों के बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे ना, मैं भीलवाड़ा गई। 3 दिन का गैप था, उस गैप में मैं भीलवाड़ा गई। मैंने तो मन में ठान ही रखा था, अब चाहे कुछ भी हो जाए, बिजनेस के लिए तो पीछे कदम हटाना ही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे का 95% आया, और जिन्होंने माँ के पास कंप्लेन की थी ना कि बच्चे का भविष्य बर्बाद, उनके बच्चों की 50-60%। फर्क नहीं पड़ता है साथियों। ऐसा किसने कहा है कि अगर हम कोई काम करें तो हमारे बच्चों पे डिस्टर्ब होता है? बिल्कुल नहीं होता है। हमने सिर्फ यहाँ पे वही तो टाइम लगाना है जो हमारा फालतू का टाइम होता है। वही टाइम हमने यहाँ पे है ना, जो हमारा वेस्ट होता है वो हमने इन्वेस्ट में बदलना है। तो उसके बाद मेरी माँ बहुत रोई, बहुत रोई, बोला तुमने मेरा सीना गर्व से आज बोला चौड़ा किया है। जब बच्चे की अच्छी मार्क्स आई, बोला मैं, हमें लगता था कि वो ठीक ठाक है पढ़ने में, सच में बोला जिस हिसाब से सब ऐसे कान भरते हैं साथियों लोग। जब माँ के ही कान भर सकते तो पतियों के भी भरेंगे। ये साबित करके हमने दिखाना है, हमने दिखाना है, ये साबित करके कि हम किसी से कम थोड़ी नहीं है, हम कुछ करके दिखाएंगे। जब तक हमारे अंदर ही वो कमिटमेंट नहीं होगा ना, लोग हमारी टांग ऐसे ही खींचेंगे। हम लोगों क्यों हमारे हस्बैंड हम पे विश्वास नहीं करते, हमारे पापा हम पे विश्वास नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसीलिए वो हमें हर एक नए काम करने के लिए रोक लेते हैं। उन्हें लगता है हमें पता नहीं कौन ठगा देगा, कौन फंसा देगा, हम कहाँ पैसे डुबा देंगे। अगर हमारा कमिटमेंट लेवल बड़ा रहेगा ना कि हर हाल में हम यहाँ कामयाब होके रहेंगे, तो कोई हमें हरा नहीं सकता। कहते हैं ना, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग में भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी होता है मंजिल तक जाने के लिए। सच में जिंदगी में जीतना हो ना साथियों, तो खुद से कभी मत हारना। जिंदगी में कभी जीतना हो ना, तो खुद से कभी मत हारना। जिस दिन खुद से हार गए ना साथी, तो मुश्किल हो जाएगा जीतना। खुद से तो कभी नहीं हारना, चाहे दुनिया चाहे लाख हराए, लाख पीछे पड़ जाए, लेकिन खुद से कभी हार मत मानना। और अगर हमारी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है ना, तो खाक जिंदगी जी रहे हम। मैं तो यही बोलती, छोटी सी जिंदगी है, और इस छोटी सी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल भी किसी और के पास है ना, तो फिर क्या फायदा उस जिंदगी का? क्या
क्या फायदा है उस जिंदगी का? अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का तो हमारे पास होना चाहिए ना, कि हम अपनी जिंदगी को अपनी तरीके। जब जब मैंने समाज के अकॉर्डिंग जिंदगी को जिया है ना साथियों, हमेशा ठोकर ही मिली है। और जब आश्रम में आके सपने देखने शुरू किए, अपने डिसीजन लेने शुरू किए, तब जाके पता चला है कि नहीं, हमारे अंदर भी अथाह ताकतें हैं, हम भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हम क्यों दूसरे के सामने हाथ पसारे? आज भी मुझे पता है साथियों, इतना जोर लगाती थी ना मैं बचत करने में, पैसा बचत करने में। अगर उतना जोर में पैसे कमाने में लगती ना, आज करोड़पति होती। हर 2-2 रुपये बचा रखा है, 4-4 रुपये बचा रखा है। जहां पे ऑटो से जाना था ना साथियों, वहां पे पैदल जाती थी ताकि 2 रुपये बचे। लेकिन किसी ने वो 2 रुपया नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा वो 2 रुपया बचा है। वह हर किसी ने हिसाब पूछा है कि इतना पैसा जा कहाँ रहा है। किसी ने नहीं देखा कि सब्जी खत्म होने के बाद दोबारा सब्जी नहीं बनती है। हर किसी ने यही पूछा कि खर्चा ज्यादा इतना कहाँ हो रहा है, घर में इतना पैसा कैसे लग रहा है। तो बहुत जोर लगाया बचत करने में, लेकिन हमेशा धुतकार ही मिली है। कभी नहीं मिला है कि तुम हमारी घर की लक्ष्मी हो, तुम पैसों को कितना अच्छा चला रही हो। हमेशा यही मिला कि फलाने का घर का खर्चा तो 5,000 में चलता है, अपना 10 में कैसे चल रहा है। कभी नहीं मिला ऐसा कि तुम नहीं होती तो ये घर कैसे चलता। सवाल ही नहीं है साथियों। इसलिए हमेशा कोशिश करिए साथियों, जितना जोर बचाने में लगाते हैं ना, उसका 5% भी कमाने पे लग जाए ना, तो बचाने की कभी जरूरत ही नहीं होगी। क्योंकि बड़े बड़े मॉलों में देखा होगा आपने ना, वो लोग आए हुए रहते हैं जो जिंदगी में पैसा कमाते हैं, बचाते नहीं है। और हमेशा हाट बाजार वो जाते हैं जो जिंदगी में पैसा बचाते हैं। तो बचाने से हम अपने जीवन में कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते। अगर जीवन में बड़ा काम करना है तो कमाने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा हम कमाने के ऊपर फोकस करेंगे ना, लाइफ में बचाने की नौबत ही नहीं आएगी। बचाने का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइस करना, कॉम्प्रोमाइज करना ना। अच्छा खाने का मन करे, बुरा खाना। ज्यादा खाने का मन करे, कम खाना। महंगा पहनने का मन करे, सस्ता पहनना। यही तो बचाना होता है ना। वरना अय्याशियों में थोड़ी ना हम पैसा उड़ाते हैं। लेकिन आज की डेट में साथियों सोचना भी नहीं पड़ता है। मेरी पहली इनकम 128 रुपये आया था। मेरी हाईएस्ट इनकम 1,98,000 आई, जो किसी भारत सरकार में भी दम नहीं है किसी को 2 लाख रुपए दे दे। भारत सरकार के पास कोई नौकरी है भी नहीं ऐसी जो 1 महीने की 2 लाख की इनकम दे दे। लेकिन इस आरसीएम बिजनेस में ताकत है साथियों। एक बार इसको समझने का प्रयास तो करो, एक बार इसके अंदर झांक के देखने का प्रयास तो करो। सोच बदलती है, दुनिया बदलती है, लोगों के साथ कैसे जीना है वो समझ में आता है। खुद की कैसे परिस्थितियों को फेस करना है, ये इस बिजनेस में आकर सीखा जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो खुद जीना भूल गए थे, इस सिस्टम में आके उनको जीने की राह मिली है। ये पावर है इस सिस्टम की, ये पावर है इस बिजनेस की, ये पावर है हमारी अपलाइनों की। सारी दुनिया टांग खींचती है साथियों, एकमात्र ही बिजनेस है जहां पे हमारी अपलाइन बोलती है कि उठो जागो और कुछ करो। पूरी दुनिया जिस घर में हम रात दिन झाड़ू पोछा मार रहे हैं ना साथियों, घर के गेट की तख्ती पे देखना साथियों, अपना नाम तक नहीं है। जिस घर को संवारने में रात दिन एक लगा देते हैं, उस घर की बाहर गेट पे अपने नाम की नेम प्लेट तक नहीं है। और कितना झाड़ू, कितना पोछा, कितना काम करोगे ना, कभी आपको सैल्यूट नहीं मिलेगा, माँ तुझे सलाम, कितना अच्छा झाड़ू मारती है, कितना अच्छा पोछा मारती है। कभी नहीं होगा। हमेशा यही होगा कि तुम मेरा सामान सही जगह पे क्यों नहीं रखते हो, तुमने यहाँ का वहां क्यों कर दिया है, मेरी बुक यहाँ थी वहां क्यों रख दी। सफाई करने के बावजूद भी इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। महिलाएं ना सब कुछ कर सकती है, सब कुछ। मैं तो बोलती हूँ पुरुषों के मुकाबले ना, पुरुष अगर फोन पे बात कर रहा होगा ना, उसे किचन की सीटी तक सुनाई नहीं देती है। लेकिन महिला अगर बच्चे को पढ़ा रही होगी, फोन पे बात भी कर रही होगी, किचन में खाना भी बना रही होगी, और उसको डोर बेल भी सुनाई देती है। महिलाओं के अंदर मल्टी टैलेंट होता है। बस हम खुद की ताकतों को बांधे हुए रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारे अंदर पावर है कितनी। हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे अंदर ताकत कितनी है। एक जहमंत का रोल हर एक के जीवन में हर कोई अदा करता है। लेकिन साथियों उसके लिए ना सबसे पहले खुद से संकल्प लेना होगा। संकल्प लेना होगा कि 1 साल, 2 साल, 3 साल यहाँ पे डेडिकेट नौकरों के जैसा काम करेंगे, तब जाके साथियों आने वाली पीढ़ी कभी किसी का नौकर नहीं बनेगी। अगर 3 साल तक नौकरों के जैसे काम किया, और अगर तीन एक ही 4 महीने बाद बोलेंगे ना कि मैं तो मालिक हूँ, मेरे को क्या काम करना, तो आने वाली हर एक पीढ़ी ना नौकरी ढूंढेगी, नौकर बनेगी हर किसी का, जैसे आज हम बने। तो 3 साल नौकरों के जैसे काम करोगे ना, आने वाली पीढ़ी बैठ के खाएगी, सैल्यूट करेगी हमें।
किसी में इतना दम नहीं है साथियों कि घर में वर्क फ्रॉम होम करके इतना का, हर एक महिला घर में काम कर रही, झाड़ू पोछा, खाना, बच्चे, बर्तन, तब जाके यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे पैसे कमा रही है घर में रह के। मैंने देखा है पेट्रोल पंप पे 5,000 के लिए लोग रात दिन एक कर रहे हैं, मॉलों में लोग रात दिन लगे हुए 5-7 हजार की नौकरी कर रहे हैं। इस नौकरी की मानसिकता से ना हमें हमारे सिवाय कोई बाहर नहीं ला सकता है। यहाँ पे हमें कम से कम लोगों से बात करना तो आया, परिस्थितियों को झेलना तो आया, दो लोगों की ना सुननी तो आई। और कई लोग शुरुआत में क्या है, दो चार लोग ना बोलते हैं ना, अपने कॉलर पे दाग लग जाता है उनको, अरे मैं तो फलाने की बीवी हूँ, मेरे को कैसे लोग मना कर सकते हैं। साथियों कभी गौर करना, जो फलाना आपके घर में पैसा ला रहा है ना, वो कैसे करके ला रहा है। कई लोगों को होता है कि हमारे हस्बैंड विदेश में है, वो बड़े अपने को रेपो समझते हैं, मेरे हस्बैंड आर्मी में है, टीचर में। उनके कंडीशन को देखो ना, वो कैसे करके पैसा कमा रहे हैं, है ना। कभी पूछो उनको, है ना, कितने लोगों की धुतकार सुनते हैं, कितने लोगों का तिरस्कार सुनते हैं, कितने लोगों का अपमान सुनते हैं, और सिर्फ इसलिए वहां टिके रहते हैं, इसलिए उस बॉस का मुंह हर दिन देखते हैं सुबह उठ के, ताकि हमारे चेहरे पे खुशी रहे, हमारे बच्चों के अरमान पूरे हो। और हमें दो चार लोग मना करते ना, हम घर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारी इज्जत है ना बड़ी। हमें तो दो लोगों ने मना कर दिया है। क्या सिखाएंगे कल के दिन हम अपने बच्चों को कि एक जगह इंटरव्यू में फेल हो गए तो घर पे बैठ जाना है। उसको हम यही बोलेंगे, बेटा प्रयास कर, एक जगह नहीं हो रहा ना दूसरी जगह हो जाए, दूसरी जगह नहीं हो रहा, लेकिन वो कैसे सीखेगा जब हम ही खुद नहीं सीखे ना। कई बार यहाँ पे बैठी हुई कई महिलाओं को अरे आप तो हमारी एज चलेगी, क्या कमाना है, सपने क्या पूरे करने, हमारे बच्चे हमारे सपने पूरे करेंगे। जब हमने अपने माँ बापों के सपने पूरे नहीं किए, तो हमारे बच्चे हमारे सपने पूरे क्यों करेंगे। वो भी नहीं करेंगे हमारे सपने पूरे। क्या हमने किए अपने माँ बाप के सपने पूरे? नहीं किए। तो साथियों देखो, इस सिस्टम में कठिन कुछ भी नहीं है, खर्चा करना और चर्चा करना, दो ही काम करना है। ये दो ही काम हमने भी किए थे, सबने ये दो ही काम किए। बस एक अपने जीवन में एक मेंटोर जरूर बनाओ, एक गुरु जरूर बनाओ, क्योंकि पता क्या है, बिना गुरु का यहाँ पे बेड़ा पार नहीं होता है। एक ऐसी अपलाइन जरूर चूज करो जिसके पास आप हर एक होगा। मेरे जीवन में आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया ने एक बड़ा भाई का रोल भी अदा किया, एक माँ बाप का रोल भी अदा किया, एक गुरु का रोल भी अदा किया, एक अपलाइन का रोल भी अदा किया साथियों, तब जाकर मैं यहाँ पहुंची हूँ। क्योंकि साथियों, हर एक व्यक्ति पत्थर है, मूर्ति वो तभी बनता है जब उसको कोई तराशने वाला मिलता है। उस तराशने वाले को ढूंढो साथियों, और वो लोग खुश नसीब हैं जिनके जीवन में ऑलरेडी कोई तराशने वाला है। बहुत बुरा लगता है जब छेनी और हथौड़े से ठोके जाते हैं ना, और वो पत्थर बड़ा मजा करता है जो साइड पे पड़ा हुआ रहता है। लेकिन साथियों, जब किसी मूर्ति का रूप बन जाते हैं ना, सारी दुनिया पूजती है, सलाम करती है। लेकिन जब वो छेनी हथौड़े की मार पड़ती है ना, लोग भाग जाते हैं, उतने पे ही लोग डर के वापस चले जाते हैं। उनको बुरा लगता है कि हमारी अपलाइन हमें कड़वा बोलती है। एक बार उस अपलाइन को ना समर्पण करके देखो ना, सब कुछ उसके आगे झुका कर देखो कि जो आप बोलेंगे वही मैं करूंगी। देखो कैसे कामयाबी नहीं आती है। बहुत मजा आता है साथियों तब बिजनेस करने में, जब हमारे साथ एक गुरु होता है, एक मेंटोर होता है। जी बोलते हैं ना, अक्सर वो बगीचे बंजर पड़ जाते हैं जिन बगीचों के माली नहीं होते हैं। एक जरूर होना चाहिए जो हमें देखे। और मेरे जीवन में ये अहम रोल निभाया है भैया ने। मुझे इतना डर होता था भैया का, भैया को तो पता भी नहीं रहा होगा कि मैं इतना डरती हूँ। मेरे को ये होता था, अगर मैंने 2 मिनट मीटिंग अटेंड देर से कर दी तो भैया क्या सोच रहे होंगे। आज मैं मीटिंग में नहीं हूं तो भैया, एक ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जरूर चूज करो जिसको देखे आप डरे कि अगर मैं ये काम नहीं कर रही तो ये क्या बोलेंगे। तभी हम कामयाब होते हैं। मुझे इतना डर लगता था कि बिजनेस इतना गया तो भैया क्या बोलेंगे, मैंने किसी से बात नहीं की तो भैया क्या बोलेंगे, मैंने लोगों को वो नहीं किया तो भैया क्या। एक जरूर अपने जीवन में ऐसा होना चाहिए। और साथियों, उसी का परिणाम है कि कभी नेगेटिव नहीं हुई एक दिन के लिए, और ना ही मेरा बिजनेस कभी डाउन गया होगा। एक दिन भी, एक भी महीना बिजनेस डाउन नहीं गया, क्योंकि मेरे पास एक ताकत थी, वो थे आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया। क्योंकि अपलाइन को बहुत दूर नजर आता है, उनको वो नजर आ जाता है जो हमें कभी नजर ना आए। और भैया हमेशा अलर्ट कर देते थे पहले कि अब ऐसा होने वाला है। तो साथियों, इस चीज को जरूर समझे। बुरा जरूर लगता है, लेकिन मैं बोलती हूँ एक गुरु की ना हमेशा सुनो, हमेशा सुनो, हम बहुत आगे जा सकते हैं। बुरा लगता है,
ऐसा नहीं है, नहीं लगता है, बुरा लगता है, लेकिन उस समय याद आती कि जीवन में कोई ऐसा जरूर होना चाहिए जो हमें रोके टोके। अगर रोकने टोकने वाला नहीं होगा ना, हम कामयाब नहीं बन सकते। ये बिजनेस ना हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य है। ये बिजनेस हमें हमें अभी खाली नमक तेल दिखता है ना, जो मुझे भी शुरुआती दौर में दिखता है। आज प्राउड होता है मेरी माँ को, रोती है हर बार जब कभी कोई बोलता है कि तुम्हारी लड़की, है ना। यहाँ तक कि जब कोई कंपैरिजन भी करता है, क्योंकि जब आदरणीय पवन सर माँ को मिले थे तो वो एमरोल्ड थे। माँ को लगता था एमरोल्ड वो पिन होती है जहां पे हम जीवन में कभी जा ही नहीं सकते। तो जब मेरा एमरोल्ड आया था, साथियों मैं पिन का नहीं बोल रही हूँ, माँ बापों को भी गर्व होता है। तो माँ ने कहा बोल कि कहाँ पहुंची, किसकी जगह पे पहुंची होगी, तो किसी ने कहा होगा वो वाली पिन। तो माँ सीधे रोने लग गई। बोल वहां पे देखो ना, एक समय वो था कि जब सब मेरे को भड़का रहे थे, तुमने गलत काम दे दिया बेटी को। आज इसी बेटी की वजह से दिल्ली के मंच पे कहीं भी बोलते हैं कि आज प्राउड फील होता है। आज मेरी मम्मी मेरा वीडियो दिखाती है लोगों को। तभी दिखाएंगे ना जब हम जीवन में कुछ अच्छा काम करेंगे। लेकिन इसके पीछे एक संघर्ष छुपा होता है साथियों। हीरा तभी चमकेगा, कोयला तभी चमकेगा जब वो घिसेगा। हीरा ऐसे ही मिलता नहीं है, कोयला ही हीरा बनता है, लेकिन घिसना पड़ता है। हम दो चार लोग मना करते हैं, पीछे हट जाते हैं। कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है साथियों। इस काम को आप पार्ट टाइम करो, लेकिन सम टाइम मत करो। कई लोग होते हैं, एक मीटिंग देखते हैं, एनर्जी आती है, काम करना शुरू कर लेते हैं, फिर 7 दिन तक दिखाई नहीं देते। वो कभी भर ही नहीं पाएंगे किए हैं। तब जाके इस बिजनेस को समझने का प्रयास किया। जीवन में कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ, बोलते ना, कुछ सेक्रीफाइस तो जरूर करना चाहिए साथियों। ऐसा नहीं है, भैया कहते हैं ना, अगर आप वही कर रहे हैं जो पहले करते आ रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिला है। अगर आपको कुछ खास चाहे, कुछ अलग चाहे, तो आपको कुछ अलग भी करना होगा। रोना आता था हमेशा सोते समय, जब मैं सोचती थी कि लोग आखिर इस बिजनेस में आने के लिए मना क्यों कर रहे हैं, आखिर कमी कहाँ हो रही है। क्यों एक ऐसे मुकाम पे चले गई थी जहां से पीछे आना भी उतना ही टफ था जितना आगे बढ़ना। कई बार होता है, लेकिन यही था कि नहीं, टिके रहेंगे, डटे रहेंगे, और कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। जब अपने भी साथ छोड़ के चले जाते हैं, जब अपने भी ये बोलते हैं कि जब मैंने 1000 भी किया तब जाके तू बिगनर स्टार्टर बनी है, चोट लगती है। लोग सोचते हैं जब हम कर रहे हैं तब बढ़ रहे हैं आगे। उन लोगों को ढूंढो साथियों, जो हमसे बड़ा काम कर सकते हैं, उनको ढूंढो। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। कई सुषमा बिष्ट हैं, कई आशीष वशिष्ठ हैं, कई रिम्पी भट्ट है, कई प्रियंका है, कई संतोषी हैं। हजारों लोग हैं दुनिया में। बस ढूंढना पड़ेगा उन लोगों को, उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। घर पे नहीं आएगा कोई कि राखी बहन मेरी ज्वाइनिंग लगा दो, मैं आरसीएम में जुड़ना चाहती हूँ। कोई नहीं आएगा ऐसा। क्या आशीष भैया मेरी ज्वाइनिंग लगा दो, मैं कब से ढूंढ रही थी तुम्हें। कोई नहीं मिलेगा, है ना। भैया कहते हैं अगर पहले ही कोई लीडर होता ना, तो वो कहीं कामयाब होता है। ठोक बजा के हमें ही यहाँ लीडर बनाने पड़ेंगे। बहुत नेगेटिविटी भी झेलनी पड़ती है। उस नेगेटिविटी को झेलने के लिए हमारे पास एक ही ताकत है साथियों, वो है हमारी एजुकेशन। अगर हमारी एजुकेशन मजबूत है ना, आज टाइगर टीम का नाम पूरे हिंदुस्तान में सबसे ऊपर के दर्जे पे आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारे पास एजुकेशन है। और भैया कहते हैं पढ़ा लिखा व्यक्ति देश तो क्या विदेश में भी जाएगा ना, वहां भी ठोकर नहीं खाएगा। क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है ना जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। ज्ञान किस चीज का, लोगों से कैसे बात करें। ज्ञान किस चीज का, प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है। ज्ञान किस चीज का, कि हमारा प्लान क्या है। हमें सीखना पड़ेगा, तभी हम लोगों के तानों से बच सकते हैं। लोगों की जो है ना, हमारे पास ताने मारते हैं, सुनाते हैं, क्या नहीं करते हैं। बहुत अब तो 90% तो याद भी नहीं है साथियों कि लोगों ने क्या क्या बोला शुरू शुरू में ना। लोग बोलते थे अब देखते हैं तुम अमीर करोड़पति बनेंगे, करोड़पति बन के तो सबसे पहले क्या करेगी, ऐसा मजाक बनाते थे। तो अच्छा तेरे पास लाखों की इनकम आएगी, अच्छा लाख आएगी तेरे पास, हाँ बेकारी पढ़ाया तेरे मम्मी पापा ने तुझे, है ना, तेरे को तो लाख रुपए यहीं से आना था, तूने अनपढ़ ही रहना था। मतलब कुछ भी बोल देते थे। अच्छा आता तो उन पैसों से क्या लेगी, अच्छा घर बनाएगी, अच्छा ऐसे कोई बात नहीं, हम भी यही हैं, हम भी देखेंगे, पहले तुम बन जाना, हमें खुशी मिलेगी ना। ऐसे बोलते थे लोग, अपने भी मतलब कुछ भी बोल देते थे। कई बोलते थे तेरा दिमाग खराब हो गया, हो क्या गया तुझे, तू क्यों नहीं समझ रही है। लेकिन बस साथियों, जिद थी जिद। रात में भी सोए में मैं प्लान ही देती थी। और प्लान में एक ही चीज बोलती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि एक बार जुड़ तो जाओ, समझ तो जाओ, कर लो, यही बोलती थी। और पूरी रात सोए में भी। क्यों? पूरे दिल दिमाग में आरशम। क्योंकि जब तक ना अंदर जुनून नहीं आया,
मतलब तब तक हम कामयाब हो ही नहीं सकते। एक जुनून अपने अंदर होना चाहिए कि करना है, करना है, करना है, आरशम ही करना है। मैं तो बोलती, लोग बोलते हैं ना आरशम चलता नहीं है। अरे आरशम तो दौड़ता है, लेकिन दौड़ाने वाला चाहिए। छोड़ के गए हैं वो लोग, उन्होंने अपने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है ना। तो बस यहाँ से हमारा बहुत बड़ा कैरियर है साथियों, फ्यूचर देखो यहाँ पे हमारे आने वाले बच्चे किसी के आगे पैसे के मोहताज। यकीन करिए, ज्यादा बोलने से अचीवमेंट नहीं आएगी। ठीक है, ज्यादा अमीर होंगे तब अचीवमेंट नहीं आएगी। आप जैसे है ना, बस इस सिस्टम को समझो, आप भी डायमंड तक जा सकते हैं। आप भी बड़ा काम कर सकते, आप जैसे हैं वैसे ही में चले जाएंगे। बस इस सिस्टम को समझने का प्रयास करो। ऐसा मत सोचना कि उनके भले रहेंगे तब हुए, उनके घर के सपोर्ट रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था साथियों। सिस्टम की ताकत से आगे बढ़ी हूँ, घर के सपोर्ट से नहीं बढ़ी हूँ, पैसे से नहीं बढ़ी हूँ, अच्छे लोगों के आने से नहीं बढ़ी हूँ, सिस्टम को समझने से बढ़ी हूँ। इसका जीता जाता सबूत वशिष्ठ भैया है। सब एक जैसे शुरुआत करते हैं, सबकी शुरुआत एक जैसी होती, सबकी टांगे लोग खींचते हैं। शादी ब्याह में भी लोग बोलते थे ना, अच्छा, अच्छा तुम आरसीएम वाले, है ना। एक अजीब फीलिंग, अब तो थोड़ा आरसीएम ठीक लग रहा है साथियों सुनने में। ऐसा लगता था लोग पानी भी मांगते थे ना, बोलते थे पानी भी मिलता है तुम्हारे घर में आरसीएम का। ऐसा मजाक बनाते थे सब। लेकिन आज साथियों वही लोग आते हैं ना, बोलते हैं कि कुछ करना हमारे लिए भी, हमारे लिए भी करो, लेकिन आज मन नहीं करता है ना। वही लोग बोलते हैं कि हमें पता था तुम करोगे, क्योंकि तुम जीती हो। उन लोगों के स्टेटमेंट चेंज हो गए, जो बोलती थी कि बर्बाद होंगे ना तब मेरे पास आएंगे। साथियों, अगर जज्बा मजबूत हो ना, और अपने अंदर धैर्य हो, ये सिस्टम हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य भी संवार सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने आज मेरी पूरी सुनी है, मेरे कैसा कैसा रहा है। और साथियों सच में कई बार होता था, आप लोगों के साथ भी होता होगा ना, जब लोगों को घर से पिकअप सेंटर पे ले जाओ अपना खर्चा रख के, और वो सिर्फ पिकअप सेंटर का भ्रमण करता है और कुछ भी नहीं खरीदता है। बहुत गुस्सा आता है साथियों, मन करता है इसको स्कूटी में यहीं छोड़े, है ना। लेकिन भैया ने सिखा रखा था कि व्यवहार नहीं बिगाड़ना है, और उसको अपनी स्कूटी में वापस लाना पड़ता है। वो एक भी प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। और गुस्सा तब और ज्यादा बढ़ता है साथियों, जब वो अपना चार काम और रास्ते में करवाता है। दीदी दवाई लेनी है, दीदी सब्जी लेनी है, और गुस्सा। ऐसा होता था मन के अंदर से कि क्या करूं मैं, इसको कहाँ फेंकूं, है ना। लेकिन बस यही होता था कि नहीं, कर्म करते जाएंगे, एक दिन बहुत बड़ा काम होगा। जब मैं कहीं प्लान देने जाती थी, हस्बैंड को कभी नहीं बताती थी, क्योंकि उनको पसंद ही नहीं था। मैं हमेशा चिट्ठी लिख के जाती थी अपने बच्चों को एक पेज में, कि बेटा मैं भाला वाला साइड जा रखी हूँ, कहीं कुछ हो गया तो कौन बोलेगा मैं कहाँ हूँ। क्योंकि अकेले ही जाती थी, कोरोना था, है ना। मास्क लगा के लोग बोलते थे किसी को लाना भी मत अपने साथ, अपने घर से सीधे घर लिख के जाती थी कि बाला वाला इस इसके घर जा रखी हूँ, ताकि कुछ हो जाए ना रास्ते में, कम से कम उस एरिया में तो ढूंढने आएंगे मुझे। होता है साथियों, शुरुआत में चैलेंज क्यों नहीं होते हैं, है ना। आज तो खुलेआम बोलती हूँ मैं घर में कि मैं फलानी जगह जा रही हूँ, उस समय नहीं बोलना पड़ता है। क्यों, काम ज्यादा था, इनकम जीरो थी। 128 228 ऐसे आते थे। आज लाखों की इनकम आती थी महीने की, लेकिन काम उतना नहीं है। तो थैंक यू आप सभी का। और मैं अगेन मोस्ट वेलकम करती हूँ कि जो हमारे होस्ट है, मोस्ट वेलकम भैया। हमारे ग्रेट अपलाइन ग्रेट गुरु आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। और रेल में बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, उन सबको एक हौसला तो जरूर मिला होगा कि यदि कामयाबी तक पहुंचना है ना, तो अपने हिस्से का संघर्ष, जितना कुदरत ने आपके हिस्से लिखा है, वो तो करना ही चाहिए, वो तो करना ही पड़ता। बस आप अपने हिस्से का संघर्ष कर डालो, बाकी यूनिवर्स पे छोड़। उसने यदि आपको एक माध्यम दिया है, एक रास्ता दिया है, तो निश्चित तौर पर वो आपकी कामयाबी तो चाहता है। लेकिन आप अपने हिस्से का संघर्ष पूरा नहीं करेंगे, तो फिर आपको कभी कामयाबी नहीं। और सुषमा के लिए मैं यही बोल सकता हूँ कि आज जिस मुकाम पर वो है, बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अपनी अपलाइन के ऊपर प्राउड करते हैं, है ना।
लेकिन बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर अपलाइन प्राउड होती है। तो सुषमा मेरी बेस्ट, सबसे बेस्ट स्टूडेंट, मेरी जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया है। और इस बात का मुझे प्राउड है कि एक ऐसी शानदार लीडर जिसके जब भी बात हो तो मुझे भी बहुत एनर्जी मिलती है। और एक बहुत बड़ा प्रोफाइल है अभी तो आज की स्टोरी में, क्योंकि वो भी उन लीडरों में से एक है जो अपनी कामयाबी का बखान करने में यकीन नहीं करते। बहुत सारे लोग करते थोड़ा सा है लेकिन बताते बहुत ज्यादा। सुषमा उनमें से है कि जो करते ज्यादा है लेकिन बताती कम। पूरे इंडिया में 57 महिलाएं हैं जो अपराजिता के सम्मान से नवाजी गई है। पूरे इंडिया में जितनी भी महिलाएं आरसी में जुड़ी, पूरे इंडिया मतलब 2000 से और अभी तक 2025 तक किसी भी टीम की महिलाएं, तो उनमें से 57 महिलाएं अपराजिता हैं और सुषमा उनमें से एक। डॉक्टर किरण बेदी के साथ मंच साझा करने का मौका मिला है और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दो अलग अलग साथ मंच पर जो है सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री उत्तराखंड और मुख्यमंत्री दिल्ली और स्मृति ईरानी, अ, जो कि भारत सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर है, इनके अध्यक्षता में सुषमा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित किया गया। आज पूरे इंडिया में एक नाम अच्छा लगता है। जब भीलवाड़ा हम गए थे या और भी जगह जैसे उदयपुर भी हम टूर पे गए थे तो मतलब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप बस 15 मिनट थोड़ा सा हमारी टीम से मिलिए, है ना, दूसरी टीमों के लिए, कि ताकि हम अपनी टीम की महिलाओं को भी ये भरोसा दिला सकें कि भाई अ, सुषमा बिष्ट जैसा बनना। और मुझे याद है एक बार अ, प्रमोद गुलाटी सर की टीम में एक लीडर है, आज एमरोल्ड की पिन पे है और यूट्यूब के ऊपर अच्छा नाम है उसका। और उस टाइम पे आरसीएम के अंदर बहुत कम महिलाएं ऐसी होती थी जो सोशल मीडिया पर अपनी एक अच्छी रेपो बनाते थे। तो सुषमा ने मुझे बोला कि भैया मुझे इसकी तरह बनना है, शायद ईगल रही होगी। तो मुझे सुषमा के अंदर एक बड़ा लीडर हमेशा से दिखा है, डे वन से। और मैंने सुषमा को ये बोला था कि उसकी तरह क्यों बनना है, सुषमा बिष्ट की तरह बनना है ना। और आज उसने वो करके दिखाया, मुझे इस बात का प्राउड है। और मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि आप सबके अंदर एक कहानी छुपी हुई है, बस फर्क इतना है कि आपको नहीं पता। उस कहानी को एक आयाम दे सकते हैं, आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई तक आपको ये बिजनेस लेकर जा सकते हैं ना। आप जीवन में जितना बड़ा काम कर सकते हैं वो बड़ा काम आरसीएम के माध्यम से पॉसिबल है, और कोई तरीका है ही नहीं। आरसीएम के माध्यम से पॉसिबल। और यदि आपने संकल्प ले लिया है, यदि आपने ठान लिया, यस, हम अपने जीवन को सार्थक करेंगे, हम अपने बच्चों के आदर्श बनेंगे, हम अपने माँ बाप का गौरव बनेंगे, हम अपने अ, सास ससुर हस्बैंड का गौरव बनेंगे, हम अपनी पत्नी का गौरव बनेंगे। यदि आपने ये ठान लिया तो लग जाओ बस साथ। कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा सीखने की जरूरत जरूर होती है। और सीखने से ज्यादा विल पावर की जरूरत होती है ना। स्किल से ज्यादा विल की जरूरत होती है। विल इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्किल। विल इज मोर पावरफुल देन स्किल। और ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये अ, मोहम्मद अली जो कि बहुत फेमस बॉक्सर रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट उन्होंने तब बोली थी, आई थिंक माइक टाइसन, ये स्टेटमेंट तब बोली थी। किसी ने पूछा, पत्रकार ने, कि विल कैसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। विल मतलब इच्छा शक्ति, स्किल तो चाहिए,
काबिलियत तो चाहिए। तो उन्होंने बोला देखो मैं रिंग में एक बार फाइट कर रहा था और सामने वाले प्रतिद्वंदी ने मुझे एक जबरदस्त पंच मारा और मैं नीचे गिर गया। तो बोला मेरी स्किन ने मुझे जमीन पे गिरा दिया ना, जितना मैंने सीखा था उसके हिसाब से तो मैं जमीन पे गिरा, लेकिन मेरी विल ने मुझे बोला कि एक बार फिर से उठ जाओ। तो कभी कभी आपके जीवन में ऐसा चांस आ सकता है कि आप बिल्कुल हताश हो, है ना, आपको लगे कि यार बस अब और, लेकिन आपका विल, आपको अगर ये जग गई ना वो विल, वो आपको जरूर बोले कि एक बार और प्रयास। और जिस दिन आपकी विल पावर काम करने लग गई, उस दिन समझ लो आपकी कामयाबी पहले ही लिखी जा चुकी है, बाकी तो बस यात्रा तय करनी। जिस दिन आपकी विल पावर जग, और वो विल पावर जगाने का भी एक प्रोसेस है ना। आपको सबसे पहले जो निगेटिव लोग हैं ना, उनकी बातों से आपको ऐसा लग जाना चाहिए कि तेरे को तो अब करके दिखा। अभी आपके साथ उल्टा हो, अभी कोई आपको निगेटिव कर जाए कि तुम फंस गए, तुम ये हो गए, तुम खराब हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तो आपके अंदर डर आता है। जिस दिन आपको इन चीजों में मतलब ये जिद आनी शुरू हो गई ना, और कुछ हो जाए तेरे को तो करके दिखा, समझ लो उस दिन आपके अंदर विल पावर आनी। और जिस दिन आपकी विल पावर की जो रोशनी है वो अंदर काम करने लग गई, फिर आपको कोई नहीं रोक। दुनिया में जितने बड़े लोगों ने इतिहास रचा है, उनके अंदर स्किल हो या ना हो, विल पावर जरूर। स्किल तो सीखना कोई मुश्किल नहीं है, जिसकी विल पावर है उसको स्किल सीखना कोई मुश्किल नहीं। तो अपनी इच्छा शक्ति को जगाइए, और ये जो जीवन मिला है इस जीवन में कुछ तो ऐसा करके जाइए, करिए कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहिए आपके जैसे। तो सुषमा की कहानी से मैंने भी बहुत कुछ सीखा, और मुझे प्राउड है सुषमा, अ, जो मैं सोचता था तुम्हारे बारे में, तुम उससे भी बढ़िया काम करते हो, इस बात का मुझे प्राउड है। और मैं चाहता हूं कि सुषमा की कहानी से आप सब लोग प्रेरणा लें, और कम से कम प्रेरणा लेके खुद के जैसा बनो। आपकी एक कहानी है, उस कहानी के नायक भी आप हैं, उस कहानी की नायिका आप है, लेकिन उस कहानी को दुनिया के सामने लाने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया का जो स्वभाव है, दुनिया कभी भी प्रयासों को सलाम नहीं करती, प्रयासों को कोई सलाम नहीं करता, परिणामों को सलाम करता। तो आपको परिणाम लाकर दिखाने पड़े, है ना। ये बोलने में कोई वो नहीं है, मतलब कोई पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है कि मैंने बहुत मेहनत। ठीक, सवाल ये है कि आपके पास परिणाम कितना है। तो प्राउड ऑफ यू। और मैं जानता हूँ, मेरी जितने भी लोगों से वन बाय वन बात हुई है, मैं जानता हूँ कि जितने लोगों से मेरी पर्सनल बातचीत हुई हो, और जितने लोगों को मैंने बोला होगा कि आपके अंदर एक कहानी छुपी है, तो बिलीव में वो कहानी मुझे दिखती है। और वो कहानी एक दिन पूरी भारत के सामने आएगी। वो कहानी एक दिन दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय, दिल्ली के मतलब उस पे मंच पर पूरा भारत देख रहा होगा। लेकिन बस शर्त ये है कि चलते रहे, शर्त ये है कि झुकना मत। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और चार लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती। एक लीडर का जो एटीट्यूड होता है कि कुछ तरह का होता है, इन चार लाइनों की तरह, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। जितने चैलेंज, बोलो ना ईश्वर को, तू डाल तो सही, देखते हैं कि तू ज्यादा चैलेंज डाल सकता है या हम ज्यादा चैलेंज फेस कर सकते हैं। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। जब कोई आपका टांग अड़ाने का कोशिश करता है ना, तो हारना
ठीक। और दुगनी मेहनत से जो है काम करना। कोई जब रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। मेरी कमजोरियों पर जब कोई तंकीद करता है, तंकीद का मतलब होता है कि उंगली करना, है ना, कि तुम्हारे अंदर ये कमी, ये कमी। मेरी कमजोरियों पर जब कोई तंकीद करता है, वो दुश्मन ही क्यों ना हो, मोहब्बत और बढ़ती। प्यार करो उस व्यक्ति से जो आपको उंगली करता है, क्योंकि वो आपके ऊर्जा का एक बहुत बड़ा सोर्स है। जिस दिन आप लोगों के तानों को, जिस दिन आप लोगों के मतलब मजाक उड़ाए जाने को अपनी ऊर्जा का सोर्स मान लेंगे, मैं तो कई बार जानबूझ के भी अपने दोस्तों के बीच जाता था ताकि ये मेरी मजाक उड़ा, है ना। जब भी मेरा हौसला थोड़ा सा सुस्त पना आ जाता था, तो मैं जाता था उन लोगों के बीच। मुझे पता था ये आरसिंह की मजाक उड़ाई, लेकिन मुझे साथ में ये भी पता था कि मेरे अंदर फिर वहां से गुस्सा आए, है ना। वो वाला गुस्सा नहीं, फाइट वाला, लेकिन वो वाला गुस्सा की करके दिखा, है ना। सुषमा ने भी वही बोला। ठीक। तो जिस दिन ये आपके साथ होने लग जाएगा इस तरह से, समझ लो आप जीवन में खुद भी कामयाब बनेंगे, और आप जीवन में बहुत सारे लोगों की कामयाबी का माध्यम। तो कितने लोग हैं जो अपनी कहानी बनाना चाहते हैं, कि आपकी कहानी से आने वाले कई सदियों तक जो है आपका इतिहास बनाया जाए। आपको लोग किताबों में पढ़े, आपको लोग पैसा देकर सुन रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं? एक बार हैंड रेज करें। वेरी गुड। क्या बात। चाहत में तो कमी मत रखो। क्या बात। जरूर पूरी होगी। यदि आप टाइगर टीम का साथ नहीं छोड़ेंगे तो जरूर पूरी होगी, क्योंकि टाइगर टीम में ऐसे जांबाज लीडर्स हैं जो आपको थकने नहीं देंगे, जो आपको हारने नहीं देंगे, है ना। आज दिन में जो 1 PM की स्टोरी थी, गीता बुटोला बहन ने भी बोला, है ना, कि भाई थकावट होती थी लेकिन कोई तो है जो थकने नहीं देता, वो है हमारा, है ना। वो बोलता है चल उठ, अभी थोड़ा सा और रह गया। तो ये चीज होनी चाहिए अपने अंदर। ये एज ए अपलाइन, ये आपका फर्ज भी है कि आपकी टीम में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लोगों से जूझते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। आपको उनका सहारा बनना, आपको उनका, जैसे छोटा बच्चा होता है, माँ बाप उनका सहारा बनते हैं, और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो माँ बाप का सहारा बनते हैं। आज के जमाने में पता नहीं कितने लोग बनेंगे, लेकिन आरसीएम आपका सहारा जरूर बनेगा, बिलीव मी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की कहानी के लिए सुषमा।